आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बी ब्राइट अकादमी में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम भावना है और हम लोग पढ़ रहे थे जनरल एंट्रीज को। ये हमारा जनरल एंट्रीज का थर्ड वीडियो है। स्टार्टिंग के 2 पार्ट्स में हम लोगों ने देखा था कि एक तो बिना किसी गोल्डन रूल के या फिर बिना किसी रूल्स के हम कैसे कर सकते हैं जनरल एंट्रीज को, और एक हमने जनरल एंट्रीज करके देखी थी रूल्स को कनेक्ट करने के साथ में। अब हम लोग देख लेते हैं कि कुछ और भी इम्पोर्टेंट जनरल एंट्रीज होती हैं जो कि लगभग हर क्वेश्चन में आपको काम आती हैं। तो आप देख लीजिए कि उन एंट्रीज को कैसे किया जाता है और उनके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि अगर आप रीजन समझ पाएंगे तो आपको याद करने में आसानी रहेगी, आप भूलेंगे नहीं उसको, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारी सबसे पहली एंट्री है, अमाउंट ब्रॉट इनटू द बिजनेस एज कैपिटल। आपने बिजनेस के अंदर पैसे लेके आए हो। अब जो बिजनेस के अंदर पैसे लेके आते हैं, या तो आप कैश लेके आओगे या फिर आप अपने चेक बैंक के बैलेंस को लेके आ जाओगे। तो कैश या बैंक दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और जो बिजनेस में पैसा लेके आते हो उसे हम कैपिटल के नाम से जानते हैं। तो इसमें एंट्री क्या होगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसको लिख लेते हैं। फर्स्ट एंट्री है हमारी वन अमाउंट ब्रॉट into the business। तो आप क्या करेंगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो करके लिख देंगे कैपिटल। और आप नरेशन में एज इट इज ये लिख सकते हैं, जो भी आप कैश की फॉर्म में लेके आए तो कैश की फॉर्म में लिख दीजिएगा, आप बैंक के बैलेंस के थ्रू लेके आए तो वो लिख दीजिएगा। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कंडीशन है, कैश एंड अदर एसेट्स ब्रॉट इनटू बिजनेस, यानी कि कैश के साथ साथ कुछ अलग एसेट्स भी लेके आए हैं। तो जो भी हम एसेट्स बिजनेस के अंदर लेके आए होंगे वो सारी एसेट्स बढ़ गई हमारे बिजनेस में, और बिजनेस में अगर एसेट्स हमारी बढ़ जाती हैं तो हम क्या करते हैं, डेबिट कर लेते हैं। तो इसकी एंट्री कैसी की जाएगी, देखिए सेकेंड हमारा हो जाएगा व्हेन cash and other assets brought into business। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, मान लीजिए कैश है बैंक तो आएगा ही आएगा, जिस भी फॉर्म में आप लेके आए होगे डेबिट हो जाएगा। इसके अलावा आप जो भी एसेट लेके आए हो वो एसेट आपकी डेबिट हो जाएगी। मान लीजिए आप प्लांट फर्नीचर फिक्सर वगैरह लेके आए हो तो वो सारी चीजें ऐड हो जाएंगी। तो हम इसको यहाँ पर अभी लिख रहे हैं अदर एसेट्स, जो भी हम लोग एसेट्स लेके आए होंगे। और क्योंकि जब आप बिजनेस से पैसे लेके आते हैं तो हम किसको क्रेडिट करते हैं, कैपिटल अकाउंट को, क्योंकि वो ओनर का पैसा होता है। और बिजनेस के लिए तो लायबिलिटी हो गई ना कि वो किसी और का पैसा है। बिजनेस अलग मानते हैं, ओनर को अलग मानते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ओनर का पैसा है वो बिजनेस के लिए एक तरह से लोन ही हो गया, लायबिलिटी में ही काउंट होगा। तो इसीलिए हम उसको कैपिटल के फॉर्म में लिखते हैं, टू कैपिटल अकाउंट। और आप प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे थोड़ा गैप होना जरूरी होता है। आप अलग से शो करते हैं इसको थोड़ा गैप देने के बाद में। ये हमारा फॉर्मेट ही है तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, यानी कि आपने गुड्स को खरीद लिया, क्रेडिट पे खरीदा है। आप अगर किसी से भी सामान उधार पे खरीदते हो तो उससे हम क्या एंट्री करते हैं, एक तो आपका सामान आपने ले आए हो तो सामान को जब भी हम गुड्स को खरीदते हैं तो हम परचेजेस के नाम से शो करते हैं। और आपने उधार पे खरीदा है, क्रेडिट पे लेने का मतलब है कि आपने किसी को पैसे नहीं दिए हैं। तो जिस भी इंसान से आपने सामान ले लिया है और पैसे नहीं दिए हैं तो उसको हम यहाँ पर सप्लायर के नाम से जानते हैं, या फिर आप क्रेडिटर भी बोल सकते हो कि जो भी आपने सामान उससे उधार लिया था। तो हम यहाँ पर क्या एंट्री करेंगे, देखिए when goods purchased on credit। तो गुड्स आ रहे तो परचेजेस डेबिट हो जाएगा, परचेजेस अकाउंट। तो हम लिखेंगे सप्लायर, या फिर आप क्रेडिटर भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट एंट्री है वो है सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी कि आपने सामान को उधार पे बेच दिया। भाई आप सामान उधार पे खरीद सकते हो तो सामान आप उधार पे बेच भी सकते हो।
तो उधार पे अगर आप सामान को बेच देते हो तो क्या हुआ, एक तो आपका सामान चला गया। अकाउंट्स की लैंग्वेज में जो कि आप सामान बेचते हो, जो कि आपकी रेगुलर ट्रांजेक्शन में काउंट होता है, उसको हम सेल्स के नाम से जानते हैं। और आपने क्या किया है, अपना सामान बेच दिया है लेकिन उधार पे बेचा है। तो उधार पे बेचा है तो यानी कि या तो आपका कस्टमर होगा या फिर आप उसको अकाउंट्स की लैंग्वेज में डेटर भी बोल सकते हैं। और जब आपने सामान उधार पे बेचा तो आपके डेटर्स बढ़ गए, क्योंकि आपको उधार जिन लोगों से पैसे ले रहे हैं वो लोग ज्यादा हो गए, और डेटर हमारी एसेट में काउंट होता है। और जो हमने सामान बेच दिया, अपना हमारा सामान तो कम हो गया, तो इसलिए हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो इसकी एंट्री होगी, देखिए, when goods sold on credit। तो हम एंट्री करेंगे डेटर, या फिर आप कस्टमर भी होगा, जो भी उसका नाम दिया होगा वो लिख सकते हैं। अकाउंट, ये हमारा डेबिट हो गया, तो हम लिखेंगे सेल्स। ये हमारी यहाँ पे एंट्री कंप्लीट हुई। इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है वो है गुड्स परचेज ऑन कैश, यानी कि आपने सामान को खरीदा है और आपने उसके बदले तभी पैसे दे दिए। तो ये जो एंट्री है ये इस वाली से मिलती जुलती ही है, बस यहाँ पे क्रेडिट पे खरीदा था तो जिस भी इंसान से आपने सामान उधार पे लिया था तो आपने उसका नाम लिख दिया था, जैसे कि यहाँ पे सप्लायर है, क्रेडिट है। लेकिन अब इस केस में आप क्या कर रहे हो, पैसे कैश में दे रहे हो, तो कैश में दे दिए या फिर चेक के थ्रू दे दिए तो कैश या बैंक का नाम हो जाएगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश या फिर बैंक, जिसके भी थ्रू हमने पेमेंट किया होगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है हमारी वो है कैश सेल्स, यानी कि आपने कैश में सामान को बेच दिया। तो देखिए ये एंट्री भी इसकी जैसी ही हो जाएगी कि डेटर्स की जगह आपको कैश मिल गया तो वो लिख देंगे, और सेल्स तो हमारी होगी तो हम लिखेंगे व्हेन गुड्स सोल्ड फॉर कैश। तो यहाँ पे कैश या फिर आपको बैंक के थ्रू भी पैसे मिल सकते हैं, डेबिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट। इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है हमारी वो है ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, यानी कि आपने बैंक अकाउंट को ओपन किया है तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। और अगर आपने उसको क्या किया है, कैश के थ्रू ओपन किया है तो ऑब्वियसली बात आपका कैश कम हो जाएगा। लेकिन अगर ये ओनर ने स्टार्टिंग में ही कर दिया, अपने अपने खुद के पैसे लेके आया वो और वो उसने बैंक में डाल दिया, बिजनेस के बैंक में डाल दिए, तो हम कैपिटल अकाउंट को भी क्रेडिट कर देते हैं, वो वाला ऑप्शन होता है। तो उसे कैसे करेंगे देखिए, ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट ओपन किया तो ऑब्वियसली बात है आपका बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, तो बैंक अकाउंट तो हमने डेबिट करना ही करना है। इसके अलावा बैंक में पैसे जाएगा तो कैश ही जाएगा, तो वो हम क्रेडिट करेंगे, तो टू कैश अकाउंट। इसके अलावा हम लोग और क्या एंट्री कर सकते कि अगर बिजनेस में ओनर ने अपना खुद का पैसा लगा दिया है तो खुद के पैसे को कैपिटल बोला जाएगा, तो हम यहाँ पे कैपिटल भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये इफ इट इज ओनर्स मनी, बिजनेस का पैसा नहीं है, ओनर का पैसा है, तो ही हम इसको ऑब्वियसली बात है कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। अदरवाइज ये बिजनेस का होता तो आप सिर्फ कैश अकाउंट लिख के छोड़ देते। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एंट्री है वो है विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक, यानी कि आपने क्या किया है, बैंक से पैसे निकाल लिए। अब बैंक से पैसे निकालने के दो रीजन हो सकते हैं, या तो आपने बिजनेस के लिए खर्चों के लिए निकाले होंगे, या फिर ओनर ने क्या किया होगा, ड्राइंग्स कर ली होंगी, अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए होंगे। तो इस केस में एंट्री कैसे की जाती है देखिए, हम लिखेंगे विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम
आपने निकाला है तो कैश आपके पास ज्यादा हो जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। और अगर आपने कैश निकाला तो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट। ये तो आपकी नॉर्मल हो गई अगर आपने ये बिजनेस के पर्पज के लिए निकाले हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं ऑफिस। लेकिन अगर ये पैसे जो निकाले गए हैं बैंक से वो पर्सनल यूज के लिए हैं ओनर की, तो ये किस में काउंट होता है, ड्राइंग्स में। तो उस केस में हम करते हैं ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाता है, और टू हमारा आता है बैंक अकाउंट, क्योंकि आपने बैंक से तो पैसे निकाले हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे फॉर पर्सनल यूज, कि अगर आपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले हैं तो आपको ऐसे शो करना होता है। अब इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट एंट्री है वो है कलेक्शन ऑफ कैश और चेक फ्रॉम कस्टमर, यानी कि आपने कस्टमर से पैसे ले लिए हैं और अगर इसके अंदर कोई डिस्काउंट भी आ जाता है तो कैसे एंट्री होगी, और अगर नॉर्मल पैसे मिल जाते हैं तो हम एंट्री कैसे करेंगे ये हम देख लेते हैं। तो हम इसको करते हैं दो पार्ट्स में। तो पहला उसका हो जाएगा कलेक्शन ऑफ कैश या चेक फ्रॉम कस्टमर। अब इसमें फर्स्ट केस क्या होगा, विदाउट डिस्काउंट। हमने कोई डिस्काउंट नहीं दिया है। जब हमने कोई डिस्काउंट ही नहीं दिया तो नॉर्मल एंट्री होगी। आपको कैश या चेक मिल गया तो क्या वो डेबिट हो जाएगा, और आपको कस्टमर को क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि अब उसने पैसे दे दिए हैं। और कस्टमर का ये डेटर का अकाउंट हमारा कौन सा होता है, इंक्रीज होने पे डेबिट होता है, डिक्रीज होने पे क्रेडिट होता है। तो हम इसको कैसे करेंगे देखिए, या तो आपको कैश मिल जाएगा और चेक मिला तो हम लिखेंगे बैंक, दोनों में से जो भी होगा वो लिखेंगे। इसको डेबिट करेंगे, टू हम लिखेंगे कस्टमर अकाउंट, या फिर आप डेटर भी लिख सकते हैं। अब इसके अलावा दूसरा केस हमारा कौन सा, कि जरूरी नहीं है कि आपने मान लीजिए कि सबसे पैसे मंगाए तो सारे लोग पैसे दे दें। तो उस केस में कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, अपने कस्टमर को बोलते हैं कि अगर तुमने अभी या फिर इतने दिनों के अंदर हमको पैसे दे दिए तो मैं आपको कुछ डिस्काउंट भी दे दूंगा, जो भी उसका मानना हो वो हिसाब से दे सकता है। अब ये डिस्काउंट हम देंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, हमको नुकसान हो जाएगा। कैसे कि मान लीजिए आपने किसी को धार सामान बेचा था और 5,000 रुपए का बेचा था, लेकिन अब वो दे नहीं रहा है तो आपने क्या कहा, मैं तो 4500 रुपीज ही दे दे, मेरे को 500 तो कम दे दिया अगर तू दे रहा है अभी। तो इससे क्या हुआ, आप 500 रुपए का आपको तो नुकसान हो गया ना। तो उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, देखिए तो अगर हमारा लॉस बढ़ गया तो हम क्या करेंगे, इसको डेबिट कर देंगे, और अगर ये कम होता तो हम इसको क्रेडिट कर देते। तो इसको कैसे करेंगे देखिए, हम यहाँ पर लिखेंगे विद डिस्काउंट। तो ये क्या होगी, कैश बैंक से आपको पैसे तो मिलेंगे ही, तो ये तो डेबिट होगा ही। उसके अलावा हम क्या करेंगे, डिस्काउंट, जो हम किसी को अलाउ करते हैं तो वो डिस्काउंट अलाउड के नाम से जाना जाता है। तो हम डिस्काउंट अलाउड को भी डेबिट कर देंगे, और टू हम करेंगे अपने कस्टमर को या फिर जो भी हमारा डेटर होगा। अब दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, उसका नाम अगर आपको गिवन होगा तो आप उसका नाम भी लिख सकते हैं क्वेश्चन में। इसके अलावा आपको बोला है पेमेंट ऑफ कैश या चेक टू सप्लाई, यानी कि आपने जिसे सामान उधार पे खरीदा था अब आप उसको पैसे वापस कर रहे हो। भैया आप सामान उधार पे ले सकते हो या दे सकते हो, दोनों चीजें कर सकते हो। तो यहाँ पर तो हमने बात की कि हमने उधार सामान था और अब हमें उसके पैसे वापस मिल गए। अब हमने सामान उधार खरीदा है और हमको पैसे वापस करने हैं, तो हमको भी तो डिस्काउंट मिल सकता है ना। एक तो नॉर्मल एंट्री होगी, मान लो आपने 5,000 रुपए का सामान खरीदा और आपने 5,000 रुपए इसको दे दिए, वो तो नॉर्मल आपका हो गया। तो पहले उसको देखते हैं, उसको हम कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगी पेमेंट ऑफ कैश या चेक टू सप्लायर। तो भाई देखिए आपका सप्लायर का अकाउंट हम क्या करने वाले हैं, डेबिट कर देंगे। क्यों डेबिट कर देंगे,
क्योंकि ये एक उधार का बैलेंस होता है, और जो मैंने आपको बताया था कि लायबिलिटी वाला कोई भी बैलेंस होता है वो इंक्रीज होने पे क्या होता है, क्रेडिट होता है। लेकिन अगर वो कम हो जाए, यहाँ पे क्योंकि कम हो रहा है, आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे उसको, तो ये हमको क्या करना पड़ेगा, डेबिट, क्योंकि अब उसका बैलेंस कम हो रहा है। और इसकी वजह से आपको क्या हुआ, कैश या चेक का बैलेंस चला जाएगा। तो कैश या बैंक लिखेंगे हम उसको। तो ये वाली तो एंट्री थी, मैं इसको भी यहाँ पर लिख देती हूँ, विदाउट डिस्काउंट। लेकिन अगर आपको डिस्काउंट मिल जाए तो फिर कैसे एंट्री होगी, विद डिस्काउंट। अगर आपको डिस्काउंट मिलता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंट रिसीव, और आपको इसके वजह से फायदा हो गया। भाई देखिए, सेम एग्जांपल हम लेते हैं, लेकिन इस केस में क्या कि हमको डिस्काउंट मिला है। आपको किसी को 5,000 रुपए देने थे, अब उसने कहा कि भाई तो 5,000 मत दे, 4,500 रुपीज ही हमको दे दे। तो इससे क्या हुआ, हमारे को तो सिर्फ 4,500 रुपीज ही देने पड़े, 500 रुपए तो हमको प्रॉफिट हो गया। और जो भी हमारा प्रॉफिट होता है, इनकम होती है, गेन होती है, हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट बैलेंस में काउंट करते हैं। और क्रेडिट बैलेंस अगर इंक्रीज होता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो डिस्काउंट हमारा क्या है, क्रेडिट बैलेंस, तो उसको हमको क्रेडिट करना पड़ेगा। देखिए, विद डिस्काउंट में हम क्या करेंगे, सप्लायर को तो आपको पैसे फिर भी देना ही है, तो ये तो हमारा डेबिट होगा ही होगा। आप इसको सप्लायर के साथ साथ क्रेडिटर भी लिख सकते हैं, ऐसे ही यहाँ पे कर लीजिए। ये डेबिट हो जाएगा टू कैश या बैंक अकाउंट, जिसके भी थ्रू आपने पेमेंट किया होगा। इसके अलावा डिस्काउंट रिसीव, अगर आपको डिस्काउंट मिल गया तो आप उसको डिस्काउंट रिसीव के नाम से जानते हो। अगर आपको डिस्काउंट देना पड़ता है किसी को तो आप उसको डिस्काउंट अलाउड में काउंट करते हो। तो देखिए, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव आपको प्रॉफिट हुआ, आपको फायदा हो गया, तो जो भी हमारे को फायदे होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्योंकि वो क्रेडिट बैलेंस में काउंट होते हैं और वो इंक्रीज होने पर क्रेडिट ही होते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है हमारी, वो है बैड डेब्ट्स। अभी बैड डेब्ट्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने भी लोगों को आपने उधार पे सामान बेचा है सभी लोग आपको पैसे दे दें। ऐसा भी होता है कि कभी कोई इंसॉल्वेंट हो गया या फिर वो पोजीशन में नहीं है पैसे आपको वापस करने के, या फिर वो चला गया या फिर कुछ भी ऐसा हुआ, वो मिल ही नहीं रहा, तो इससे क्या हुआ, आपको वो पैसे तो मिलेंगे ही नहीं, वो आपके पैसे डूब गए, तो उसको हम बैड डेब्ट में काउंट करते हैं। तो अगर ऐसी कोई ट्रांजेक्शन हमारे पास आती है तो उसकी एंट्री कैसे की जाएगी, देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे बैड डेब्ट्स हमारे लिए एक नुकसान होता है, और नुकसान जब भी हो हमको तो उसको हमें डेबिट करना होता है। तो क्योंकि बैड डेब्ट ही है तो हम क्या करेंगे, इसको डेबिट कर देंगे। अब इस ट्रांजेक्शन में क्रेडिट क्या चीज होगी, देखिए ये वो लोग थे जिससे आपको पैसे लेने थे, अब नहीं मिलेंगे, उनको क्या बोलते हैं, कस्टमर या डेटर। तो जो भी हमारा डेटर होगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे कि इतने पैसे अब हमें नहीं मिलने वाले हैं, तो हमारी एसेट कम हो जाएगी। तो टू हम लिखेंगे डेटर अकाउंट। डेटर हमारी एसेट होती है, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, और अगर हमारे को ये पैसे नहीं मिलने वाले हैं तो इसकी वजह से हम इसको खत्म करेंगे, कम करेंगे जितने भी अमाउंट से आपको पैसे नहीं मिलने वाले हैं। इसके बाद है रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट। मान लीजिए कि आपने स्टार्टिंग में बोला कि ये लोग पैसे नहीं देंगे, तो आपने इसको दिखा दिया कि हमको ये पैसे नहीं मिलने वाले, हमको नुकसान हो गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो कि अभी नहीं दिया, उसने 1-2 महीने बाद, कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद आपको वो पैसे दे दिए, तो उसे हम बोलते हैं रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स, कि आपको उस बैड डेब्ट से पैसे मिल गए। तो इससे क्या होगा, देखिए हम करेंगे तो आपको क्या होगा, या तो कैश मिलेगा या फिर आपको चेक के थ्रू पैसे मिलेंगे। तो हम इसको क्या लिखेंगे, कैश या बैंक अकाउंट, ये आपका डेबिट हो जाएगा। टू आप लिखोगे रिकवरी ऑफ
था कि ये पैसे नहीं देंगे, अब उन्होंने पैसे दे दिए हैं, अब बैड डेट मान के उसे खत्म कर चुके थे, फिर भी आपको पैसे मिल गए, तो जो पैसे मिले कैश या बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। और क्योंकि आपको रिकवरी हो गई, आपको फायदा हो गया है, जो भी हमारा फायदा होता है वो क्रेडिट होता है, तो रिकवरी ऑफ बैड डेट अकाउंट हमने क्या किया, क्रेडिट कर दिया। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एंट्री है वो है परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, यानी कि आपने मशीनरी खरीदी है, कैश में खरीदी है, तो मशीनरी हो या कोई भी एसेट हो, जो भी आपने एसेट खरीदी होती है कैश में खरीदे तो कैश का नाम आ जाएगा, और अगर आपने उधार पे खरीदी तो जिससे भी आपने उधार पे खरीदे उसका आप नाम लिख देंगे। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, परचेज ऑफ, मैं यहाँ पे मशीनरी नहीं लिख रही हूँ, या मैं आपको एसेट लिख रही हूँ, जो भी आपकी एसेट होगी आप उसका नाम लिख दीजिएगा, एसेट फॉर कैश। तो हम क्या करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट कर देंगे, टू कर देंगे कैश, क्योंकि आपने कैश की पेमेंट कर दी और इसकी वजह से आपका कैश का बैलेंस कम हो गया। नेक्स्ट एंट्री है हमारी डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट, यानी कि जो भी आपने एसेट खरीदी थी, अब भी देखिए एसेट की लाइफ बहुत लंबी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो खराब नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं होती। आपने मान लीजिए कि कोई भी सामान खरीदा, मान लीजिए बेड खरीदा, तो क्या बेड सालों साल चलता ही रहेगा, उसको तो कंटिन्यूसली आप यूज करते रहोगे, टाइम की वजह से उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है, वो इतनी अच्छी नहीं रहती है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, उसको डेप्रिसिएशन के नाम से बोलते हैं कि किसी भी चीज में या तो वो पुरानी हो गई है, टेक्नोलॉजी की वजह से, टाइम की वजह से, ज्यादा यूज करने की वजह से वैल्यू में उसकी कमी आ गई, तो उसको हम डेप्रिसिएशन के नाम से बोलते हैं। तो इससे उस एसेट की वैल्यू कम हो चुकी है, तो इसको हम कैसे शो करते हैं, देखिए डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस होता है, तो हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, टू हम कर देंगे जिस भी एसेट की वैल्यू में कमी आई है उस एसेट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे कि उस एसेट की वैल्यू अब कम हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है वो है सेल और डिस्पोजल ऑफ एनी ओल्ड एसेट एट लॉस, यानी कि आपने कोई भी एसेट थी उसको बेच दिया और लॉस पे बेचा है। मान लीजिए आपकी कोई भी पुरानी एसेट हो गई थी, अब आपके लिए वो वैल्यूलेस थी, तो आपने क्या किया, उसको बेच दिया, भले ही आपको नुकसान क्यों ना हो गया हो। तो उस केस में आप क्या करेंगे, देखिए आप जब भी कोई चीज सेल करते हो तो आपको पैसे मिलते हैं ना, तो कैश या बैंक अकाउंट तो आपका डेबिट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे अब इसकी वजह से, लेकिन आपको लॉस भी हो चुका है, तो आप उसको लॉस को भी डेबिट करोगे, क्योंकि लॉस भी हमारा डेबिट बैलेंस होता है, और वो जब इंक्रीज हो गया तो हमेशा डेबिट ही करना होता है। तो हम लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट और आपकी जो एसेट थी वो खत्म हो गई, तो हम क्या करेंगे, टू एसेट अकाउंट, अब वो एसेट हमारे पास नहीं रही। नेक्स्ट जो है हमारी वो है सेल और डिस्पोजल ऑफ एन एसेट एट अ प्रॉफिट, यानी कि आपने एसेट जो बेच दी है वो प्रॉफिट पे बेच दी है, तो जब प्रॉफिट पे बेच दिया तो क्या हुआ, देखिए ये दोनों तो सेम रहेंगे, बस लॉस की जगह प्रॉफिट आ जाएगा, और जो भी हमारा प्रॉफिट होता है या गेन होता है वो कहाँ पर जाता है, हमारा क्रेडिट साइड में, तो हम वो यहाँ पे लिख देंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे मैं बताती हूँ, हम लिखेंगे डिस्पोजल ऑफ एनी ओल्ड एसेट एट अ प्रॉफिट, तो कैश आपको मिल जाएगा या फिर बैंक के थ्रू पैसे मिल जाएंगे, तो ये लोग ये दोनों डेबिट हो जाएंगे, और
हमने एसेट को बेच दिया तो एसेट हमारी खत्म हो गई, तो वो हमारी क्रेडिट हो जाएगी। टू गेन या फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है वो फायदा हमारा क्रेडिट बैलेंस में जाता है और यहाँ पर ये इंक्रीज हो गया तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया, अकाउंट पे लिख लीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है वो है हमारी गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, यानी कि आपने किसी को उधार पे सामान बेचा था, अब उसको वो सामान अच्छा नहीं लगा या फिर कोई डिफेक्टिव था वो, तो उसने क्या किया, वापस कर दिया। ऐसा होता भी तो है, आप अमेज़न से कोई सामान खरीदते हैं, अगर वो सामान ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन आपने जैसा भी सामान ऑर्डर किया था आपको वैसा नहीं मिला, कुछ भी अलग उसमें चेंजेस मिले, तो आप क्या करते हो, सामान को वापस कर देते हो। तो यहाँ पर वही बात की जा रही है कि आपने जो भी सामान आपने बेचा है यहाँ पे, क्योंकि आप कंपनी तो आप सामान बेचोगे, तो वो पसंद नहीं आया हमारे कस्टमर को या फिर कुछ प्रॉब्लम थी उसमें, कोई इशू था, डिफेक्ट था, कुछ भी हो सकता है, तो उसने वापस कर दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो हमने सामान बेचा था वो वापस आ गया, वो इनवर्ड में काउंट होता है और अब आपको उस हिसाब से पैसे नहीं मिलेंगे, आपको अकाउंट में पैसे वापस डालने पड़ेंगे उसके, तो डेटर को क्रेडिट करेंगे। तो कैसे करते हैं देखिए। अब इसके भी दो केसेस हैं, या तो कस्टमर कर सकता है, सप्लायर भी वापस कर सकता है, दोनों केस हो सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे कस्टमर ने हमको सामान वापस भेजा तो हमारे पास सामान आ जाएगा, तो हम इसको बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न, और ये हमारा डेबिट हो गया। अब जनरली क्या होता है, हमने उधार पे ही सामान दिया होता है, वही वापस मिल रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, उसी डेटर को क्रेडिट कर देते हैं। तो टू करते हैं डेटर। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कैश वैश देना पड़ेगा उसके बदले, तो आप वो कैश एक बैंक के थ्रू भी लिख सकते हैं, पर मैं अभी यहाँ पर ही इतना छोड़ रही हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री आती है कि वापस कर दिया सामान किसने, सप्लायर ने। भाई आपने किसी को सामान बेचा था, उसको अच्छा नहीं लगा तो उसने वापस कर दिया, तो ऐसा आपके साथ भी तो हो सकता है, आपने किसी से सामान खरीदा लेकिन आपको वो सामान पसंद नहीं आया, वो डिफेक्टिव निकला, तो आप भी तो वापस कर सकते हो, तो सप्लायर भी वापस कर सकता है। तो सप्लायर अगर वापस करता है तो क्या एंट्री होती है देखिए, जो हमारा यहाँ पे डेटर आया था, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, सप्लायर, या आप उसको क्रेडिटर बोल सकते हो, उसका आप क्या करोगे, डेबिट कर दोगे उसके अकाउंट को, और टू आ जाएगा रिटर्न आउटवर्ड, क्योंकि आपका जो सामान था अब वो बाहर चला गया। या फिर आप उसको लिख सकते हो परचेज रिटर्न, क्योंकि आपने सामान जो खरीदा था वही वापस किया है, तो परचेज रिटर्न। या फिर आपका जो सामान था अब वो चला गया, क्योंकि आपने ले लिया था पहले, अब आपको अच्छा लगा, आपने वापस कर दिया तो बाहर निकल गया, तो रिटर्न आउटवर्ड। आपको दोनों जो ठीक लगते हैं कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों बातें ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो एंट्री है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज फ्री सैंपल, यानी कि आपने क्या किया है, सामान अपना दे दिया एज फ्री सैंपल। कई कंपनीज जो होती हैं जो नया प्रोडक्ट लेके आती है वो सैंपल अपने प्रोडक्ट के इशू करती है, देती है लोगों को, तो ऐसा ही इस कंपनी ने भी किया है। तो ऐसा एंट्री कैसे की जाएगी देखिए, हम लिखते हैं फ्री सैंपल्स का। फ्री सैंपल आपके लिए क्या एक तरीके से एक्सपेंस है, तो आपको उसको शो करेंगे, तो आप लिख सकते हैं फ्री सैंपल्स, या फिर आप ये क्यों कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट के लिए कर रहे हो। अब इसकी वजह से क्या होगा, परचेज अगर तब लिखते हो जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते, यानी कि सामान खरीदो और आपने बेच दिया, वो वाला सिस्टम, तो ये हम ट्रेडिंग के केस में करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आप मैन्युफैक्चरर हो और फिर आप कर रहे हो, तो उस केस में आप कैसे एंट्री करोगे, तो आप इसकी जगह पे ये लिख दोगे
ट्रेडिंग अकाउंट, ये मैन्युफैक्चरर के केस में होती है। इसके अलावा अभी हमारे पास और भी काफी एंट्रीज हैं, जैसे कि फॉर अबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स या फायर या स्टोर, यानी कि आपने क्या हुआ, आपके सामान या तो लग गई वहां पे फायर केस में, या फिर किसी ने चुरा लिया या फिर खो गया या डैमेज हो गया, तो इस तरह से क्या हुआ, आपका सामान लॉस हो गया, आपका अबनॉर्मल लॉस हो गया है। तो उस केस में जनरली हम लोग क्या करते हैं, अपने सामान का इंश्योरेंस करवा के रखते हैं। तो इस केस में कैसे एंट्री की जाएगी देख लेते हैं। या तो आग लग गई, या फिर आपका सामान किसी ने चुरा लिया, या फिर कोई भी नेचुरल क्लामिटी की वजह से आपको सामान को नुकसान हो गया, जो कि अब नॉर्मल था, नॉर्मली नहीं होता है। तो इस केस में ना बहुत सारी अलग अलग चीजें हो सकती हैं। कि मान लीजिए कि आपने इंश्योरेंस क्लेम ले रखा है उसका, कि मान लीजिए आपने इंश्योरेंस करा रखा है, कंपनी ने बोला ठीक है हम आपका इंश्योरेंस एक्सेप्ट करते हैं, तो आपको पैसे मिल सकते हैं। या फिर अभी आपने सिर्फ इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट दिए हैं और वो एडमिट हो गया, आपको मिल जाएगा इंश्योरेंस क्लेम। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ने, इंश्योरेंस की कंपनी ने मना कर दिया आपको कि भाई हम तो नहीं देंगे इसके पैसे, ये हमारे पॉलिसी के अंदर नहीं था, आप चेक कर लीजिए। ऐसा भी हो सकता है। तो उन अलग अलग केसेस में कैसे एंट्री होगी देखिए। अगर आपको पैसे मिल गए, इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिए, तो आप क्या करेंगे, ये तब जब आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो गया। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम सिर्फ एडमिट ही हुआ है तो हम क्या लिखते हैं, इंश्योरेंस क्लेम डेबिट हो जाएगा, इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी ने मना कर दिया कि हम आपको पैसे नहीं देंगे, तो इस केस में हमको क्या हो गया, लॉस हो गया, तो आपको लॉस का ही डेबिट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये कौन सा लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है, तो आप एबनॉर्मल लॉस डेबिट कर दोगे। ये है इंश्योरेंस क्लेम नॉट एडमिटेड, कि आपको भी पैसे मिलने वाले ही नहीं है। इस सब की वजह से क्या हो रहा है कि आपने जो भी सामान खरीदा था वो सारा का सारा वेस्ट हो गया, जल गया। तो टू परचेजेस अकाउंट, ये आपको एंट्रीज की करनी होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है हमारी वो है ड्रॉइंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन डेटर। ऐसा भी होता है कि डेटर क्या करते हैं, बोलते हैं कि आप ये बिल ले लीजिए, मैं 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, या फिर जो भी उस बिल के अंदर डेट लिखी होती है, इस डेट पे मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा। तो उस केस में हम एंट्री कैसे करते हैं देखिए। ड्रॉइंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन डेटर। डेटर ने क्या किया, हमको बोल दिया कि भाई पैसे ले लो, लेकिन इतना टाइम बाद लेना, मैं आपको साइन करके दे रहा हूँ। तो इस केस में क्या हुआ, आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज अकाउंट डेबिट। तो अब वो डेटर कम हो जाएगा क्योंकि उसके बदले हमने बिल दे दिया है उसने हमें। तो टू डेटर अकाउंट। जो नेक्स्ट एंट्री है वो है एक्सेप्टेंस ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। यानी कि आप भी तो किसी को बिल दे सकते हो कि भाई अभी आप बिल ले लो, अभी कुछ टाइम बाद आपसे पैसे ले लेना, तो उसको हम बोलते हैं बिल्स पेबल। तो इस केस में क्या होता है, जो भी क्रेडिटर होगा उसको हम डेबिट कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमने उसको बिल पेबल दे दिया है। यहाँ पे आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जगह बिल्स रिसीवेबल लिखिएगा।
आपने बिल रिसीव कर लिया है तो रिसीवेबल में काउंट हो जाएगा। तो ये हमारी कुछ एंट्रीज थी। इसके अलावा एक दो एंट्री और है, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कि आपका कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो उसकी एंट्री कैसे होगी, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपने नहीं दिया है, देना पड़ेगा, तो वो एक लायबिलिटी का बैलेंस हो गया और लायबिलिटी का बैलेंस तो क्रेडिट होता है। और क्योंकि ये पैसे आपने नहीं दिए हैं तो आपको इसको एड ऑन करके दिखाना पड़ता है। तो इस केस में कैसे किया जाता है, जो भी आपका एक्सपेंस होता है उसको हम डेबिट करते हैं और टू करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। मान लीजिए आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, या फिर आपका रेंट आउटस्टैंडिंग है तो आप लिखोगे रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ये आपकी एंट्री होती है। तो अगर आउटस्टैंडिंग हो सकता है तो आपका प्रीपेड भी हो सकता है। तो प्रीपेड की एंट्री कैसे की जाएगी, देखिए हम क्या करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट कर देते हैं टू एक्सपेंस, यानी कि जो भी प्रीपेड एक्सपेंस हुआ, अब आपने किसी भी चीज के एडवांस में पैसे दे दिए तो आपके लिए एसेट होगी कि आपको वो टाइम यूज करने के लिए मिलेगी वो चीज। तो आपने प्रीपेड एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया और जो आपका एक्सपेंस हो गया उसको आपको क्रेडिट कर दिया, क्योंकि आप एक्स्ट्रा दे चुके हो, इस साल में वो काउंट नहीं हो रहा तो हम उसको कम दिखा देंगे। जैसे कि मान लीजिए प्रीपेड का इंश्योरेंस होता है तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट हो जाएगा। या फिर आपने प्रीपेड ही दे रखा है रेंट, वो रेंट का केस बहुत ही कम आता है, इंश्योरेंस वगैरह होता है, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट ऐसे हो जाएगा। तो जो भी आपने प्रीपेड में एक्स्ट्रा पैसे दे रखे होंगे तो उसकी एंट्री ऐसे की जाती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अब आप इन एंट्रीज को कर पाओगे आराम से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों इन वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए।